ये कहानी एक मेहनती मजदूर लड़के की है जो अपने गांव से शहर रोजगार की तलाश में निकलता है। किस्मत के कई उतार चढ़ाव झेलते हुए वो एक ऐसे घर तक पहुंचता है जहां उसे रहने की जगह भी मिलती है और काम भी। उस घर की मालकिन एक युवा, खूबसूरत और आत्मसम्मान से भरी विधवा महिला होती है। समय के साथ उस महिला की सादगी और आकर्षण लड़के के दिल पर असर डालने लगते हैं। उसके मन में ऐसे जज्बात जन्म लेते हैं जिन पर काबू पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एक रात वो हिम्मत करके सीधे अपनी मालकिन के कमरे तक चला जाता है। उस पल महिला भी अपने भावनाओं को संभाल नहीं पाती और लड़का अपनी मर्यादा लांघ बैठता है। उस एक रात के बाद क्या हुआ? क्या दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और वही रास्ता अपनाने लगे, या उस महिला ने उसे सिर्फ उस रात के बदले पैसे देने शुरू कर दिए? क्या वह अपने राज को छुपाने के लिए उसे खामोश रखती रही, या फिर दोनों ने सबको चौंकाते हुए शादी कर ली, या उस लड़के को अपनी गलती की सजा मिली? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी के अंत में मिलेंगे, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां समय मानो थमसा गया हो। कच्ची गलियां, सादा जीवन और सीमित सपने। पेड़ों से घिरा वो गांव, जर्जर मकान और धूल से भरे रास्ते, सब मिलकर गरीबी और मजबूरी की दास्तान बयां करते थे। सुबह सूरज की पहली किरण जब झोपड़ियों पर पड़ती तो उजाले के साथ मायूसी भी फैल जाती। इसी गांव के एक टूटे फूटे कच्चे घर में राजेश अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। घर की दीवारों में जगह जगह दरारें थी और छत की मिट्टी हर बरसात में जवाब दे जाती थी। आंगन में पड़ी टूटी हांडी और पुराने घड़े जैसे रोज उनकी तंगी का एहसास दिलाते रहते। राजेश की उम्र मुश्किल से 22 साल थी, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले ही गंभीर और थका हुआ बना दिया था। उसकी आंखों में अधूरे सपने थे और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती थी। उसकी मां कमला देवी, जो कभी गांव की सबसे सुंदर महिलाओं में गिनी जाती थी, अब बीमारी और बुढ़ापे से कमजोर हो चुकी थी। नजर कमजोर पड़ गई थी, शरीर में हर वक्त दर्द रहता और हाथ पैर कांपते रहते थे। राजेश रोज सुबह सूरज निकलने से पहले काम की तलाश में निकल पड़ता। नंगे पांव खेतों की मिट्टी पर चलता हुआ वो बस यही दुआ करता कि आज कुछ काम मिल जाए ताकि मां के लिए खाना और दवा जुटा सके। कभी वो किसी जमींदार के खेत में हल चलाता, कभी पानी देता, तो कभी फसल काटने में मजदूरों का साथ देता। कई बार बकरियां चराने का काम भी मिल जाता और वो पूरा दिन तेज धूप में भागता रहता। सूरज की गर्मी उसके शरीर को जला देती, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती, सिर्फ सब्र रहता। गांव के अमीर लोग उसे कभी तरस की नजर से देखते तो कभी तिरस्कार से। फिर भी राजेश ने अपनी इज्जत से कभी समझौता नहीं किया। उसे भरोसा था कि उसकी असली पूंजी उसकी मेहनत है और वही उसकी मां की दुआओं का फल है। शाम को जब वो पसीने से तरबतर होकर घर लौटता तो मां कमजोर आवाज में कहती, बेटा तू आ गया, भगवान तेरा भला करे। राजेश उनके पांव दबाता, पानी भरता और खुद सूखी रोटी खाकर सो जाता। एक शाम जब वो खेत से लौटा तो आंगन में एक आदमी बैठा दिखा। वो उसका चाचा रामदास था, गांव में चालाकी के लिए मशहूर। उसकी मीठी बातों ने पहले भी कई लोगों को धोखा दिया था। वो हमेशा मौके की तलाश में रहता और उसकी नरम जुबान अक्सर उसका हथियार बनती थी। राजेश ने सवाल भरी नजर से मां की ओर देखा। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। मगर कमला देवी की आंखों में बरसों बाद उम्मीद की चमक दिखाई दे रही थी, मानो अंधेरे में अचानक एक दिया जल उठा हो। रामदास मुस्कुराया और बोला, भतीजे, भगवान ने तेरे नसीब खोल दिए हैं, मैं आज तुम्हारी मदद करने आया हूं। राजेश चुप रहा। उसे रामदास की बातों में कुछ चाल महसूस हुई, लेकिन मां की आंखों की चमक ने उसके संदेह को दबा दिया। रामदास ने आगे कहा, मैं शहर से आ रहा हूं। वहां एक बड़ी हवेली है, उसकी मालकिन को एक लड़के की जरूरत है।
घर की सफाई और देखभाल के लिए। खाना, रहने की जगह सब मिलेगा, और तनख्वाह भी। अगर राजेश वहां चला जाए तो तुम्हें अब भूख और परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। कमला देवी की कमजोर आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बेटे की ओर प्यार से देखा और धीमी आवाज में कुछ कहने ही वाली थी। मां ने भारी मन से कहा, बेटा, तुम चले जाओ। यहां तो हम बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। शायद शहर जाकर तुम्हारी किस्मत बदल जाए। ये सुनते ही राजेश का दिल बैठ सा गया। उसने मां के झुर्रियों भरे चेहरे और कमजोर शरीर को देखा, जिसकी सेवा करना उसका फर्ज था। आंखें भर आई। मन किया कि वो रामदास को साफ मना कर दे, मां के पैरों में बैठ जाए और कह दे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मां की आंखों में चमकती उम्मीद ने उसके हौसले तोड़ दिए। वो चुप हो गया, धीरे से सिर झुका दिया और बोला, ठीक है मां, जैसा आप कहो। उसकी आवाज में दर्द भी था, मजबूरी भी और मां के प्रति सम्मान भी। रामदास की आंखों में चमक आ गई। वो फौरन बोला, बहुत अच्छा फैसला है, कल ही राजेश को शहर भेज दूंगा। भगवान पर भरोसा रखो। उस रात राजेश देर तक कमरे के कोने में बैठा रहा। मां के सो जाने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। छत को देखते हुए उसके मन में सवाल उठते रहे। क्या मां को छोड़कर जाना सही है, या उसके पास रहकर भूखा रहना बेहतर? लेकिन किस्मत अपना फैसला कर चुकी थी। अगली सुबह गांव की गलियां सुनसान थी। रामदास उसे बस अड्डे ले गया। बस आई तो राजेश बार बार पीछे मुड़कर गांव को देखने लगा। वही कच्चा घर, दीवारों की दरारें, वही आंगन जहां मां उसकी राहत देखती थी। सब कुछ आंखों में बसता जा रहा था, जैसे वो हमेशा के लिए अलविदा कह रहा हो। बस चल पड़ी। दिल में घबराहट और तन्हाई भर गई। मां की बीमार, कमजोर और अब अकेली तस्वीर आंखों के सामने घूमने लगी। उसके होठों से दुआ निकली, भगवान, मेरी मां की रक्षा करना। ठंडी हवा में उड़ती धूल के साथ बचपन की यादें धुंधली होने लगी। कच्ची गलियां, मिट्टी का आंगन, मां का इंतजार। लगा जैसे जिंदगी का एक अध्याय पीछे छूट गया हो। खिड़की के बाहर नजारे बदलते गए। कभी हरे भरे खेत, कभी छोटे गांव, और फिर अचानक पक्की सड़कें, ऊंची इमारतें और शहर का शोर। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। गाड़ियों का धुआं, लोगों की भीड़, दिल की धड़कन तेज हो गई। बस रुकी। नीचे उतरते ही मां की याद दिल पर बिजली सी गिरी। उसने जेब से वो पर्ची निकाली जिस पर पता लिखा था। बार बार पढ़ता, फिर अनजान चेहरों से रास्ता पूछता। शहर के लोगों की तेज चाल और बोलने का ढंग उसे और डरा रहा था। काफी पूछताछ के बाद वो आखिरकार उस हवेली के सामने पहुंचा। उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये घर नहीं, किसी महल जैसा था। ऊंची दीवारें, बड़ा गेट, चमकते बल्ब, संगमरमर की नक्काशी और आंगन में खड़ी महंगी कारें। उसकी सांसें थमसी गई। वो हिचकते हुए गेट के पास गया और दस्तक दी। कुछ ही पल में गेट खुला। सामने एक औरत खड़ी थी। कीमती साड़ी, हीरे का हार, चमकते झुमके और सोने की चूड़ियां। चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन आंखों में हल्का सा घमंड और होठों पर थकान साफ दिख रही थी। उसने राजेश को ऊपर से नीचे तक देखा और सख्त आवाज में पूछा, कौन हो तुम? राजेश ने नजरें झुकाकर कहा, जी, मेरा नाम राजेश है। रामदास चाचा ने भेजा है। औरत के चेहरे पर हल्की, बनावटी मुस्कान आई। उसने दरवाजा और खोलते हुए कहा, अच्छा, तो तुम वही हो। अंदर आओ। मेरा नाम संजना वर्मा है। तुम्हें घर की सफाई करनी होगी, कपड़ों और जूतों का ध्यान रखना होगा, और मेरी सेवा भी। रहने और खाने की चिंता मत करो, यहां सब मिलेगा। डरे हुए कदमों से राजेश हवेली के भीतर दाखिल हो गया। वो हवेली के भीतर दाखिल हुआ तो अंदर की चकाचौंध ने उसकी आंखें चौंधिया दी। शीशे की बड़ी मेजें, मुलायम कालीन,
महंगे सोफे और दीवारों पर टंगी कीमती पेंटिंग्स, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। दिन बीतते गए। राजेश पूरी लगन से काम करता रहा। वो हर कोना साफ करता, बर्तन धोता, कपड़े इस्त्री करता, जूते चमकाता और संजना का हर हुक्म तुरंत पूरा करता। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर शाम संजना सजी धजी निकलती, महंगे कपड़े, चमकते गहने और तेज खुशबू। वो सहेलियों के साथ कार में बैठकर शहर की पार्टियों में चली जाती। राजेश ये सब देखकर सोचता, किसी की जिंदगी इतनी आरामदेह होती है, और मैं मां की दवा के लिए हर पैसे को गिनता रहा। देर रात जब संजना लौटती तो शराब की गंध और नशे की लाली साफ दिखती। राजेश देखता रहा, मगर चुप रहता। दिल भारी होता, पर जुबान बंद। एक रात संजना पार्टी से लौटी, लड़खड़ाते कदमों से कमरे में गई और बिना खाए पिए बिस्तर पर गिर पड़ी। महंगे इत्र और शराब की मिलीजुली गंध फैल गई। आंखों में नशा था, चेहरे पर थकान। राजेश सब देख रहा था। कहना चाहता था, रोकना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटी। जब वो अपने कमरे में लेटता तो मां का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। वो सोचता, क्या मां ने मुझे यही देखने के लिए शहर भेजा था? इस दुनिया की चमक में उसे डर और अफसोस दोनों महसूस होते, मगर मां की बीमारी और गरीबी उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देती। हवेली के अंदर सन्नाटा पसरा रहता। बाहर शहर की रोशनी थी, भीतर तन्हाई। कभी कभी संजना के कमरे से धीमी आवाजें आती, जब वो नशे में बेसुध होती। उस रात चांदनी खिड़की से छनकर आ रही थी। राजेश देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, डर और बेचैनी के बीच फंसा हुआ। आखिर उसने हिम्मत की, हाथ में खाने की प्लेट ली और हल्की दस्तक देकर अंदर चला गया। संजना बिस्तर पर बेसुध थी। थकान के बावजूद उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई थी। राजेश की नजर कुछ पल ठहर गई। दिल तेज धड़कने लगा। भीतर से आवाज आई, रुक जाओ, ये गलत है। मगर कमजोरी हावी हो गई। कदम अपने आप आगे बढ़े। वो बिस्तर के पास बैठ गया। उस चेहरे में ऐसी मासूमियत थी कि होश में होती तो शायद खुद शर्मिंदा होती। राजेश के भीतर उथल पुथल मच गई और उसने वो कदम उठा लिया जिस पर उसका दिल भी रो रहा था। रात चुप गवाह बनी रही। सुबह हुई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। संजना जागी, सिर दर्द से परेशान। आंखें मलते हुए बोली, चाय बना दो, सिर फट रहा है। राजेश का दिल डूब गया। रसोई में उसके हाथ कांप रहे थे। पानी उबालते हुए बीती रात उसकी आंखों के सामने घूम गई। वो खुद से कहता रहा, मैंने क्या कर दिया? मां की दुआओं को मैंने गुनाह में बदल दिया। चाय लेकर कमरे में आया तो नजरें झुकी रही। संजना ने बस इतना कहा, अच्छा किया, जल्दी बना दी। उसे रात की कोई खबर नहीं थी। राजेश ने मन में तय किया, ये एक गलती थी, अब दोबारा नहीं होगी। मगर किस्मत बार बार वही इम्तिहान सामने रख देती। हर रात वही हाल। संजना की बेहोशी, राजेश की कशमकश और जमीर की पीड़ा। वो कई रातें छत को ताकते हुए गुजार देता। सन्नाटे में मां की आवाज गूंजती, बेटा, अपने ईमान की हिफाजत करना। ये बात उसके दिल को चीर देती। वो तकिए में मुंह छुपाकर रोता, लेकिन मौका आते ही अपनी कमजोरी पर काबू नहीं पा पाता। आलिया अपनी ही दुनिया में डूबी रहती थी। वो हारून को सिर्फ एक नौकर समझती थी, जबकि हारून अंदर ही अंदर खुद से जूझ रहा था। एक रात वो कमरे में अकेला बैठा खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं वही बेटा हूं जो मां के सपनों की उम्मीद था? क्या मैं वही हारून हूं जो ईमानदारी की कमाई के लिए शहर आया था? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर अल्लाह से माफी मांगने लगा, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल ले। लेकिन हर नया दिन उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आता। गुनाह का ये सिलसिला अब उसके काबू से बाहर हो चुका था। सुबह की धूप हवेली की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। आंगन में सन्नाटा था।
बस पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की हल्की आवाजें थी। बाहर सब शांत था, लेकिन आलिया के मन में उथल पुथल मची हुई थी। कुछ दिनों से वो खुद को बेहद थका हुआ और कमजोर महसूस कर रही थी। पहले उसने इसे देर रातों, शराब और पार्टियों का असर समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन उस दिन उसका शरीर जवाब दे गया। वो कमरे में खड़ी थी कि अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैर लड़खड़ाए और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। हारून घबरा गया। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर आवाज में कहा, ये मां बनने वाली है, कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है। ये सुनते ही आलिया सन्न रह गई। मैमा, ये कैसे हो सकता है? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुर्सी पर बैठ गई। दिमाग में बीती रातों की तस्वीरें घूमने लगी। पार्टियां, नशा, धुंधली यादें, लेकिन कोई चेहरा साफ याद नहीं आ रहा था। रात गहराती चली गई। आलिया बेचैनी में कमरे में टहलती रही। कभी खिड़की से बाहर देखती, कभी आईने में खुद को। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, ये सब किसने किया? उधर हारून अपने कमरे में करवटें बदल रहा था। उसके सीने पर डर और अपराध बोध का बोझ हर पल बढ़ता जा रहा था। आधी रात का सन्नाटा था। हवेली के आंगन में पेड़ों की परछाइयां हिल रही थी। हारून दबे पांव आलिया के कमरे की ओर बढ़ा। उसे लगा आलिया हमेशा की तरह नशे में होगी, लेकिन उस रात आलिया पूरी तरह जाग रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर हारून की परछाई देखी, उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। वो झटके से उठी और गुस्से में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या इस बच्चे के पिता तुम हो? हारून के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। चेहरे पर पसीना आ गया। वो लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कमजोर पड़ गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आलिया ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने फोन उठाया और पुलिस को सूचना दे दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हवेली पहुंची और हारून को गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर गांव पहुंची कि हारून जेल में है, तो उसकी मां सरला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कमजोर शरीर सदमे को सह नहीं पाया, लेकिन मां का दिल अब भी बेटे के लिए तड़प रहा था। लाठी के सहारे वो थाने पहुंची। रोते हुए उसने बेटे से मिलने की गुहार लगाई। जब उसने अपने बेटे को हथकड़ियों में जकड़ा देखा, तो उसका कलेजा कांप उठा। उसने आंसुओं के बीच हारून के गाल पर थप्पड़ मारा और कांपती आवाज में बोली, शर्म आनी चाहिए तुझे। हमने तुझे मेहनती और ईमानदार इंसान बनाने के लिए शहर भेजा था। क्या इसी दिन के लिए? तूने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी और अपनी मां का सिर झुका दिया। हारून चुप खड़ा रहा, आंखें झुकी हुई थी। आंसू बह रहे थे, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। आलिया की जिंदगी भी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लड़की कभी बड़ी हवेली में रहती थी, दोस्तों के बीच हंसती थी, अब बिना शादी के मां बनने जा रही थी। वही समाज जो कभी उसकी महफिलों में शामिल होता था, अब उसके दरवाजे से मुंह फेरने लगा। जब बच्चे के जन्म का दिन आया, तो आलिया की आंखों में खुशी नहीं थी। उसकी गोद में एक मासूम बच्चा था, लेकिन दिल में सिर्फ डर, अफसोस और खालीपन। उसकी इज्जत, उसका सुकून, सब कुछ छिन चुका था। ये कहानी सिर्फ आलिया और हारून की बर्बादी नहीं थी। ये एक मां सरला के टूटे सपनों की कहानी थी, और एक ऐसी औरत की भी जिसे समाज ने अकेलेपन और तानों के बीच छोड़ दिया। एक तरफ जेल में बंद बेटा और दूसरी तरफ तानों में घिरी एक कुंवारी मां। दोनों की आंखों में सिर्फ शर्मिंदगी और बेबसी के आंसू थे।